त्योहारों का मौसम हो या कोई पार्टी, जब सामने गर्मा गर्म पूड़ियाँ, मिठाइयाँ, मतलब इतनी सारी चीजें रखी हो, तो कौन ही मना कर सकता है। नामुमकिन होता है। बिल्कुल। हम सब खाते तो हैं, जी भर के खाते हैं, लेकिन उसके बाद जो भारीपन होता है, जो बेचैनी होती है, और अगले दिन का पछतावा। हाँ, अगले दिन का पछतावा कि ये क्या कर लिया। ऐसा लगता है जैसे हर मजे की एक कीमत चुकानी पड़ती है। और देखिए, यहीं पर आज की हमारी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। हम्म। हमारे पास जो स्रोत है वो इसी समस्या का एक पारंपरिक, लेकिन मैं कहूंगा कि एक क्रांतिकारी समाधान देता है। अच्छा। हाँ, वो स्रोत किसी भी चीज को खाने से मना ही नहीं करता, बल्कि उसका दर्शन बिल्कुल अलग है। वो कहता है कि अगर स्रोत का जो मूल विचार है ना, वो बहुत गहरा है। वो कहते हैं कि समस्या घी में या मिठाई में नहीं है। तो फिर किसमें? समस्या है उसे संतुलित करने के ज्ञान, या जिसे वो युक्ति कहते हैं, उसकी कमी में। उन्होंने एक बड़ी सटीक कहावत इस्तेमाल की है, नाच न आवे आंगन टेढ़ा। हाँ, बिल्कुल। मतलब हम घी को, तेल को, मीठे को दोष देते हैं, जबकि असल में हमें ये पता ही नहीं कि उन्हें पचाना कैसे। सही बात है। और वो इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि जानकारी या तो शास्त्र पर आधारित हो या फिर विज्ञान पर, सुनी सुनाई बातों पर नहीं। ओके, तो चलिए इसी युक्ति को जरा खोलकर समझते हैं। सबसे पहले उसी चीज की बात करते हैं जिसे आजकल सबसे बड़ा विलन माना जाता है, घी। हाँ, घी। आम धारणा तो यही है कि घी मतलब फैट, घी मतलब बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल, लेकिन स्रोत इसे बिल्कुल अलग नजर से देखता है। हाँ, वो घी और अग्नि की एक बहुत सुंदर उपमा देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जो पाचन शक्ति है वो एक आग की तरह है। आयुर्वेद में इसे जठराग्नि कहते हैं। अब आप सोचिए, अगर आग की लपटें तेज हैं तो उसमें घी डालने से क्या होगा? आग और भड़केगी, तेज हो जाएगी। बिल्कुल। उसी तरह अगर आपकी पाचन अग्नि तेज है तो घी उसमें ईंधन का काम करेगा, उसे और ताकत देगा। लेकिन इसका उल्टा हो तो, अगर पाचन शक्ति कमजोर हो, जैसा कि आजकल ज्यादातर लोगों की होती है, तो वही घी जो तेज आग को भड़का रहा था वो मंद आग को बुझा देगा। ओह। और जब वो पचेगा नहीं तो शरीर में फैट के रूप में जमा हो जाएगा। तो गलती घी की नहीं हुई, गलती हमारी कमजोर पाचन अग्नि की हुई, जिसे हमने उसकी क्षमता से ज्यादा ईंधन दे दिया। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। तो फिर इसका तोड़ क्या है? मान लीजिए किसी पार्टी में हमने घी से बनी भारी चीजें खा ली, पूड़ी, कचौड़ी, हाँ, हारी। अब उस मंद पड़ी आग को बुझने से कैसे बचाएं? देखिए, स्रोत के अनुसार इसका उपाय हमारी रसोई में ही है, जम्भीरी रस। जम्भीरी रस, ये क्या होता है? मतलब नींबू का रस। अच्छा, नींबू। जी। घी की भारी चीजें खाने के कुछ देर बाद गुनगुने पानी में थोड़ा नींबू का रस और चाहें तो कुछ पुदीने की पत्तियां डालकर पी लेना चाहिए। नींबू का जो एसिडिक गुण है वो पाचन को तेज करता है और घी की चिकनाई को काटने में मदद करता है। इससे वो फैट के रूप में जमा नहीं होता। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की आशंका भी कम हो जाती है। ये तो बहुत ही सरल उपाय है। बिल्कुल। अच्छा, तो मेन कोर्स तो संभल गया, लेकिन किसी भी दावत का अंत मीठे के बिना तो अधूरा है। हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकता है। मिठाइयों के बाद जो भारीपन आता है, उसका क्या करें? स्रोत में इसके लिए खास सूत्र है, मिष्ठान शीतलम वारी। जी। इसका सीधा सा मतलब है कि मीठा अन्न, जैसे कोई मिठाई खाने के बाद थोड़ा ठंडा, मतलब सामान्य तापमान का पानी पीना चाहिए। एक मिनट, यहाँ एक सवाल है। हमें तो हमेशा यही सिखाया गया कि पाचन के लिए गुनगुना पानी पियो, ठंडा पानी तो पाचन अग्नि को कम कर देता है। तो ये एक विरोधाभास नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है, और यही आयुर्वेद की खूबसूरती दिखती है। वो कट्टर नहीं है, वो बहुत विशिष्ट है। अच्छा। यहाँ शीतल का मतलब बर्फीला पानी नहीं है, सामान्य तापमान का पानी। और ये नियम सिर्फ मीठे के लिए है। तर्क ये है कि जब शरीर चीनी पचाता है तो एक तरह की गर्मी पैदा होती है। सामान्य तापमान का पानी उस प्रक्रिया को शांत और संतुलित करने में मदद करता है। यह हर नियम के पीछे के संदर्भ को समझने की बात है। मतलब एक ही नियम हर जगह लागू नहीं होता। कमाल है। अच्छा, मीठे की बात हो गई, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम बहुत हल्का मानते हैं, जैसे खिचड़ी। हाँ, खिचड़ी तो बीमारों का खाना माना जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? कृष्णांड मतलब खिचड़ी। खिचड़ी वैसे तो पचने में आसान है, लेकिन अगर ज्यादा खा ली जाए तो ये भी भारी हो सकती है और अपच कर सकती है। अच्छा। जी। इसलिए ये अनिवार्य है कि खिचड़ी में सेंधा नमक डाला जाए या फिर खाने के बाद सेंधा नमक का थोड़ा पानी पी लें। ये उसे आसानी से पचने में मदद करता है। कमाल है। मतलब सबसे हल्के भोजन के लिए भी एक नियम है। ये तो ज्ञान की परतें खोलने जैसा है। स्रोत में कुछ और भी हैरान करने वाले फूड कॉम्बिनेशन बताए गए हैं, जैसे वड़ा।
हाँ, वड़ा। हम तो उसे बस एक नाश्ते की तरह खाते हैं। पर स्रोत के अनुसार वड़ा सिर्फ नाश्ता नहीं, औषधि भी है। इसका उपयोग फेशियल पैरालिसिस जैसी बीमारियों में भी होता है। अरे वाह, लेकिन अपनी प्रकृति में ये बहुत भारी है। इसे पचाने के लिए वड़ा खाने के बाद नीम की जड़ का काढ़ा बना के पीना चाहिए। नीम वो तो बहुत कड़वा होता है। तो क्या यहाँ सिद्धांत ये है कि वड़े के भारी गुण को नीम के कड़वे गुण से काटा जा रहा है? बिल्कुल सही, आपने पैटर्न पकड़ लिया। ये गुणों के संतुलन का ही खेल है। भारी को हल्के से, चिकने को रूखे से, यही युक्ति है। यही बात खीर पर भी लागू होती है। खीर, जिसे स्रोत में पायस कहा गया है, वो भी बहुत भारी होती है। माँ, खीर खाने के बाद तो बस नींद ही आती है। तो उसे कैसे संतुलित करें? उसके लिए उपाय कड़वा नहीं बल्कि स्वादिष्ट है। अच्छा। स्रोत कहता है कि खीर के भारीपन को संतुलित करने के लिए मूंग दाल का सूप यानी मुदगयूश पीना चाहिए। मूंग दाल का सूप? जी, बस मूंग की दाल का पतला सूप, उसमें थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर खीर खाने के बाद पी लें। ये भारीपन को संतुलित कर देगा। वाह। अब दूध से बने दूसरी मिठाइयों की बात करते हैं, जैसे रसमलाई, रसगुल्ला। स्रोत में इनके लिए रसाला शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इनको पचाने का कोई तरीका है? हाँ, इन छेने या दूध से बनी मिठाइयों को पचाने के लिए स्रोत योश यानी त्रिकटु का प्रयोग करने की सलाह देता है। त्रिकटु वो क्या होता है? त्रिकटु एक बहुत प्रसिद्ध आयुर्वेदिक मिश्रण है। सोट, काली मिर्च और पिपली, अच्छा। ये तीनों ही अपनी प्रकृति में गर्म और तेज होती हैं। तो इन मिठाइयों की भारी और ठंडी प्रकृति को त्रिकटु की गर्मी और तेजी से संतुलित किया जाता है। और गन्ने के रस के बारे में भी कुछ बताया गया है ना, जिसे गर्मियों में अमृत माना जाता है? हाँ, अमृत माना जाता है, लेकिन स्रोत के अनुसार गन्ने का रस भी गरिष्ठ होता है, भारी होता है। उसे पचाना आसान नहीं, इसलिए जैसे ही गन्ने का रस पिएं, फौरन थोड़ा सा अदरक खाना चाहिए। अदरक। और अब शायद आपको समझ आ रहा होगा कि सड़क किनारे गन्ने का रस बेचने वाले उसमें नींबू और अदरक डालकर ही क्यों देते हैं। अरे हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं तो समझती थी वो सिर्फ स्वाद के लिए ऐसा करते हैं। हाँ। मतलब वो अनजाने में सदियों पुरानी एक आयुर्वेदिक युक्ति का पालन कर रहे हैं। ये तो सच में एक आहा मोमेंट है। बिल्कुल, ये ज्ञान हमारी परंपराओं में इतना रचा बसा है कि हम उसे बिना जाने ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब तक हमने जो भी देखा उसमें एक पैटर्न साफ है, गुणों का संतुलन। स्रोत में इस सिद्धांत को और बड़े स्तर पर समझाया गया है, शरीर में क्षार यानी एल्कलाइन और अम्ल यानी एसिडिक के संतुलन के रूप में। जी। और इसके लिए पापड़ और छाछ का उदाहरण दिया है। जी। स्रोत बताता है कि अगर शरीर में क्षार की मात्रा बढ़ जाए तो उसे तक्र यानी छाछ से संतुलित करना चाहिए, क्योंकि छाछ एसिडिक होती है। बिल्कुल। पापड़, जिसमें पापड़ खार पड़ता है, वो एक बहुत ही क्षारीय चीज है। हम स्वाद में बहुत सारे पापड़ खा जाते हैं। हाँ, खा जाते हैं, लेकिन ये शरीर में तीक्ष्णता और रूखापन पैदा कर सकता है। इसलिए ज्यादा पापड़ खाने के बाद फौरन छाछ पी लेनी चाहिए ताकि संतुलन बना रहे। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा, अति सर्वत्र वर्जयत, हर चीज की अधिकता बुरी है। तो क्या छाछ, जिसे अमृत कहा गया है, वो भी ज्यादा हो सकती है? निश्चित रूप से। स्रोत में छाछ को दुर्लभ अमृत कहा है, लेकिन उसे भी ज्यादा पीने के नुकसान हैं। और यहाँ भी बहुत बारीकियां हैं। जैसे? अगर आपने गाय के दूध से बनी छाछ यानी गोतक्र ज्यादा पी ली है तो उसका उपाय है उष्णमंड। उष्णमंड यानी उबले हुए चावल का गरम गरम मांड। ये छाछ से होने वाली किसी भी गड़बड़ी को तुरंत ठीक करता है। और अगर छाछ भैंस के दूध की हो तो उसमें क्या फर्क है? भैंस के दूध की छाछ यानी माहिष्यतक्र पचाने में बहुत ज्यादा भारी होती है। अच्छा। अगर वो ज्यादा हो जाए तो स्रोत उसे पचाने के लिए शंखवटी जैसी पाचक औषधि देने का सुझाव देता है। इससे पता चलता है कि हर चीज कितनी विशिष्ट है। ये सब तो अद्भुत है, लेकिन अंत में स्रोत एक बहुत ही आम, एक मॉडर्न समस्या पर बात करता है, खाने में ज्यादा नमक और उससे बढ़ने वाला ब्लड प्रेशर। जी। क्या इसके लिए भी कोई ऐसी ही सरल युक्ति है? इसके लिए एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार उपाय बताया गया है, लवलेश तंडुलवारी। जिसका मतलब? चावल का पानी या तंडुदक। अगर किसी दिन खाने में नमक ज्यादा हो गया है या अचानक बीपी बढ़ा हुआ महसूस हो तो ये उपाय बहुत काम का है। चावल का पानी? मतलब चावल पकाने के बाद जो मांड बचता है वो? नहीं, ये मांड नहीं है। इसे बनाने की विधि थोड़ी अलग है पर सरल है। बताइए।
आपको बस थोड़े से चावल को अच्छी तरह साफ करके सुखा लेना है। फिर उसे मिक्सी में बस 1-2 बार चलाकर दरदरा पीसना है, पाउडर नहीं बनाना। ठीक है। अब इस टूटे हुए चावल को ठंडे पानी में घोल लें और फिर छानकर उस पानी को पी लें। बस। स्रोत का दावा है कि इससे बढ़ा हुआ बीपी तुरंत नियंत्रित होता है और शरीर में ज्यादा नमक का असर भी कम हो जाता है। ये कैसे काम करता होगा? देखिए, विज्ञान की भाषा में कहें तो चावल के पानी में जो स्टार्च होता है वो शरीर में जाकर एक सुखदायक प्रभाव डाल सकता है और इसमें हल्के मूत्रवर्धक गुण भी हो सकते हैं जो अतिरिक्त सोडियम को बाहर निकालने में मदद करते हैं। मतलब ये सादे पानी से अलग है। जी, क्योंकि इसमें चावल के गुण भी शामिल हैं। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? मुझे तो यही समझ आया कि ये जो पारंपरिक ज्ञान है ये हमें भोजन से परहेज नहीं बल्कि उसे संतुलित करना सिखाता है। बिल्कुल। ये डरने की नहीं, समझने की बात है। आप घी या मिठाई खा सकते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हर भारी चीज का एक तोड़ है। ये तो एक तरह की आजादी है। बिल्कुल। श्रुत का पूरा दर्शन इसी एक शब्द पर टिका है, युक्ति, सही तरीका। और जानकारी या तो शास्त्रों पर आधारित हो या विज्ञान पर। भोजन के बाद ये छोटे छोटे उपाय उसी युक्ति का हिस्सा हैं जो हमें बिना डरे भोजन का आनंद लेने की आजादी देते हैं। और अब हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार। जी। श्रोत हमें बताता है कि अगर बदपरहेजी हो जाए तो उसे तुरंत ठीक करने के उपाय हैं। ये तत्काल सुधार का एक तरीका है। वहीं दूसरी ओर जो मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस है वो लंबे समय तक संतुलित आहार पर जोर देता है, एक अनुशासित जीवन शैली पर। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे के विरोधी हैं या फिर ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? बहुत अच्छा सवाल है। मतलब आधुनिक विज्ञान हमें एक मजबूत घर बनाने का नक्शा देता है और ये पारंपरिक ज्ञान हमें उस घर में होने वाली रोजमर्रा की छोटी मोटी गड़बड़ियों को तुरंत ठीक करने का एक टूल बॉक्स देता है। वाह। तो असली सवाल ये है कि क्या हम उस परफेक्ट नक्शे की तलाश में अपने पूर्वजों से मिले इस असरदार टूल बॉक्स का इस्तेमाल करना ही भूल गए हैं?